वेलकम टू एनआरके क्लास। आज की इस क्लास में संविधान से महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 123। जी हाँ, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार देता है, यानी उसकी शक्ति है? तो इसमें इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 249। 249 के अंतर्गत संसद को अधिकार है कि वह राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता के निवारण से संबंधित प्रावधान हैं। अगला है, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन? जी हाँ, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा? धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दिया गया है। अब ये चीज़ याद रखेंगे, धन विधेयक 110। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 312। जी हाँ, 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक? जी हाँ, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद में संयुक्त बैठक का संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ये चीज़ ज़्यादा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत गठन का प्रावधान है? ग्राम पंचायत गठन का अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसका दायित्व होता है राज्य सरकार का। तो अब ये चीज़ याद रखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से, जी हाँ, गणना की दृष्टि से अब ये चीज़ नोट कीजिएगा, कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो इसका आंसर होगा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? मंत्रिपरिषद गठन का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 75 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण निवारण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत शोषण निवारण का प्रावधान किया गया है बच्चों के। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधानों में संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 245। यानी जो कानून राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए हैं, यदि सेम सब्जेक्ट पे कानून यदि संसद बनाता है तो उसकी प्रायोरिटी होगी, राज्य शासन की नहीं होगी। ये चीज़ आप नोट कीजिएगा अनुच्छेद 245 में। अगला है, कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है 249। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं उनमें विधि बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। आप ये चीज़ नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन किस योग्यताओं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। जी हाँ, अनुच्छेद योग्यताओं को निर्धारित करता है राष्ट्रपति निर्वाचन के। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, जी हाँ, क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। मतलब राष्ट्रपति किसी विचाराधीन बंदी को क्षमा प्रदान कर सकता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि देश की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी? जी हाँ, राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। तो ये अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी एंड लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। अगला है, सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 352। जी हाँ, 352 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है,
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्य एवं शक्तियों का प्रावधान किया गया है। जी हाँ, निर्वाचन आयोग का गठन भी 324 के अंतर्गत होता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा के प्रसार, जी हाँ, मातृभाषा के प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 350 के अंतर्गत 350 ए है, सॉरी। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, राज्य सरकार की ये दायित्व होगा कि वहाँ की जो प्राथमिक शिक्षा होगी वो मातृभाषा में होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है? जी हाँ, भारत सरकार के दायित्व के बारे में बात हो रही है। भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य एवं आंतरिक अशांति राज्यों की रक्षा करे। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 355। जी हाँ, अनुच्छेद 355 के अंतर्गत जब सुरक्षा की कोई मुद्दा हो राज्यों में तो उसका दायित्व केंद्र सरकार की होगी। अनुच्छेद 355 में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। तो वह कौन से अनुच्छेद हैं? वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच हैं जो समानता के अधिकार को परिभाषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 से संबंधित राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ये चीज़ हम जानते हैं, तो आप ये चीज़ नोट कीजिएगा। संसद को, जी हाँ, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार प्रदान है 368 के अंतर्गत। जी हाँ, 368 के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण सुधार हेतु प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जी हाँ, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार का दायित्व जो होता है अनुच्छेद 48A के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न राज्यों के संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर है 371 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि विभिन्न राज्यों के विशिष्ट प्रावधान है। जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ विशेष प्रावधान किया गया है, तो उसमें अनुच्छेद 371 के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुच्छेद 355 में किसका उल्लेख किया गया है? अगला क्वेश्चन है 355। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 155 में उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में 155 में प्रावधान किया गया है। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, जो राज्य की मंत्री परिषद की नियुक्ति है, उसका वर्णन अनुच्छेद 164 के अंतर्गत किया गया है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे संबंधी ये प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर है 376 के अंतर्गत है। ये प्रावधान है कि राज्य के जो राज्यपाल हैं वह विधानसभा को संबोधित करने का प्रावधान किया गया है। अगला है, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। जी हाँ, संघीय लोक सेवा आयोग 315 से 323 तक होता है। ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है 317 के अंतर्गत। जी हाँ, 317 को नोट कीजिएगा। 317 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में एंग्लो समुदाय की प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये है? तो इसका सही आंसर है एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है 331 के अंतर्गत है। 331 में प्रावधान है कि जो संसद में है, लोकसभा में है, एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। इस आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसमें प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 143 के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से किसी भी मुद्दों पे अपनी परामर्श ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा आकस्मिकता निधि का प्रावधान किया गया है? आकस्मिकता निधि का प्रावधान है अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि का प्रावधान किया गया है।
संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसके बाद में इसको संशोधन करके अनुच्छेद 300A के अंतर्गत ला दिया गया। जी हाँ, संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के ना होकर एक कानूनी अधिकार के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 300A में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय होने के संबंध में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 129 के अंतर्गत। जी हाँ, अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश किसी भी न्यायालय में उसको एक एज अ एविडेंस के तौर पर पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 129, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? जी हाँ, महालेखा परीक्षक के बारे में बात हो रही, कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में बात हो रही। अनुच्छेद 149 के अंतर्गत महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रावधान किया गया है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान 148 के अंतर्गत किया गया है, लेकिन उसके कर्तव्य एवं शक्तियों का प्रावधान 149 के अंतर्गत किया गया है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, संचित निधि का प्रावधान। जी हाँ, संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 166 के अंतर्गत संचित निधि का प्रावधान किया गया है। पंचायतों का प्रावधान। जी हाँ, पंचायतों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण। जी हाँ, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होंगे, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, जो कि भारत के इतिहास में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया हो। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। भारत के महान्यायवादी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 89 के अंतर्गत राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का वर्णन किया गया है। जी हाँ, राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला है, वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करने संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आता है? तो इसका सही आंसर है 112। जी हाँ, वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करते हैं, जो वित्तीय बजट होता है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। लोकसभा में SC ST की जो रिजर्वेशन है उसका प्रावधान किया गया है। अभी मैं कुछ देर पहले बताया था कि अनुच्छेद 331 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान किया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 332 में। जी हाँ, 332 में जो राज्यसभा में है, लोकसभा में 330 है एंड राज्यसभा में 332 है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वित्तीय आपातकाल के बारे में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंध किया गया है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल जो होता है उसके संबंध में उपबंध किया गया है। अभी कुछ देर पहले 356 एंड 352 के संबंध में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। अगला है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया है। भारतीय राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान किया गया है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 66 के अंतर्गत किया गया है। तो इसका सही देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन अनुच्छेद 54 होगा एंड उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अनुच्छेद 66 होगा। ये चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की सिफारिश का वर्णन भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जी हाँ, वित्त आयोग की सिफारिश के संबंध में जो वर्णन होता है वो 281 के अंतर्गत आता है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे।
आज की वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड एनआरके क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस टाइप की वीडियो रोज़ लेकर आते हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। धन्यवाद।